ओहो, कितनी धूल है इस फोटो पर। साफ कर देती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, मैं मुन्ने के पास जा रही हूँ। गैस पर दाल चढ़ा दिए, जरा देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। अरे माँ जी, मेरी साड़ी में फॉल लगा दीजिए जरा। कल मुझे इस साड़ी को पहनकर अपनी सहेली के घर जाना है। ठीक है, कर दूंगी। माँ जी, आप यहाँ खड़ी हैं, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। आपने कहा था कि अलमारी ठीक करने में आप मेरी मदद करेंगी। चलिए। हाँ बेटा, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलिए, बाकी सब काम बाद में होता रहेगा। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। 60 साल की कांता की रोजमर्रा की यही जिंदगी थी। पति की मौत के बाद पहले तीनों बेटों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। तीनों की शादी करवाई और अब तीनों बहुओं के बीच चक्री सी घूम रही थी कांता। सोचा था जीवन भर के संघर्ष के बाद अब बुढ़ापा आराम से कटेगा। तीनों बहुएं मिलकर सेवा करेंगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। माँ जी, माँ जी कहाँ हो आप? ओहो, अभी शिवानी को क्या आफत पड़ गई। माँ जी आप यहीं रहिए, ये काम सिमट जाए उसके बाद ही जाइएगा। कांता सबसे बड़े बेटे राजेश की पत्नी रागिनी के कमरे में ही रुक जाती है और उसकी अलमारी लगाने में उसकी मदद करती रहती है। तभी सबसे छोटे बेटे रमेश की पत्नी शिवानी आती है और गुस्से से कहती है, माँ जी, मैंने कहा था ना दाल देख लीजिएगा, आपसे इतना काम भी नहीं हुआ। दाल में सीटी पे सीटी लगती जा रही है वहां। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, तुमने गैस बंद कर दी। हाँ, अब यहां से फुर्सत मिल जाए तो जरा दाल में तड़का लगा दीजिएगा। इतना कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही बड़ी बहू रागिनी कांता से कहती है, माँ जी मैंने कहा था आपसे ये लड़की सही नहीं रहेगी हमारे घर के लिए। देख लीजिए, इसके आते ही सबकी रसोइयां अलग हो गई। बेटा, इस घर में मेरी चलती ही कहाँ है। चलो, अब तुम ये सब निपटाओ, मैं जरा दाल में तड़का लगा कर आती हूं। वैसे माँ जी, ये सब आपकी ही गलती है। आपने इस शिवानी को इतना सर चढ़ा के रखा है। ये खुद दाल में तड़का नहीं लगा सकती क्या? बंटी और बबली स्कूल से आते ही होंगे, खाना खाकर सोएंगे कहाँ? बिस्तर पर तो ये सारा सामान फैला पड़ा है। सोचा था आप मदद कर दोगी तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप जाओ अपनी प्यारी बहू शिवानी के पास। कांता रागनी से कुछ नहीं कहती, वो बहस नहीं बढ़ाना चाहती थी। तीनों बहुओं ने पहले ही घर के 3 हिस्से कर दिए थे। सबके हिस्से में एक कमरा, एक रसोई और एक बाथरूम था। और कांता के हिस्से में थी बरामदे में पड़ी एक पुरानी चारपाई और एक संदूक, जिसे वो अपनी शादी में अपने मायके से अपने साथ लेकर आई थी। इतने सालों में सब आगे बढ़ गए, लेकिन कांता वहीं की वहीं। पहले तो सिर्फ अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी थी उस पर, लेकिन अब तो तीनों बेटों की गृहस्थी उसी के कंधों पर चल रही थी। कांता शिवानी की रसोई में जाकर दाल में तड़का लगा ही रही थी कि तभी उसकी मझली बहू मीना वहां आई और कांता से बोली, माँ जी वो मेरी साड़ी। हाँ मैं कर दूंगी रात को। अच्छा ठीक है फिर। माँ जी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप जरा मेरे कमरे में आना तो। अभी तो आई हूं मैं छत पर से, मुझसे बार बार सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, जो कहना है यही कह दो। अब नहीं नहीं, आप कमरे में ही आ जाना। इतना कहकर मीना अपने कमरे में चली जाती है और छोटी बहू शिवानी वहां आ जाती है और कांता से कहती है, ये क्यों आई थी यहाँ? किसी को चैन नहीं है। अरे माँ जी ये क्या, आपने सरसों का तड़का क्यों दे दिया? आपको पता है ना हमारे यहाँ जीरे का तड़का पसंद करते हैं। शिवानी, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है, वो मालिश वाला तेल है क्या तुम्हारे पास? वो तो नहीं है, आप ये सरसों का तेल ले लो। कांता एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपनी चारपाई पर आकर बैठ जाती है। वो अपने घुटनों पर सरसों का तेल मलने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन और कांता की पुरानी सहेली राधा वहां आ जाती है और कांता से कहती है, कांता क्या कर रही है? चल मंदिर चलेगी? ना राधा, मन तो है मंदिर जाने का, पर हिम्मत नहीं है। घुटनों में बड़ा दर्द है। दर्द तो होगा ही, आराम करने की उम्र में सारा दिन घर की सीढ़ियां चढ़ती रहेगी तो और क्या होगा। देख कांता, अब भी मान ले मेरी बात, बहुत निभा लिया सबको, अब छोड़ दे सबको अपने हाल पे, अपने बारे में सोच अब। कैसे छोड़ दूं राधा, ये मेरा परिवार है, और परिवार कभी छोड़ा जाता है क्या? किस परिवार की बात कर रही है तू? 3 बहुएं हैं तेरी, फिर भी तू खुद अपने घुटनों की मालिश कर रही है। अब मेरा मुंह मत खुलवा तू, सब जानती हूं मैं। एक नौकरानी से बढ़कर नहीं है तू अपनी बहुओं के लिए।
अरे नहीं नहीं, तू कुछ ज्यादा ही कह रही है। अच्छा, तो चल आजमा लेते हैं तेरी तीनों बहुओं को। क्या मतलब? तू बस चुपचाप लेट जा चारपाई पर और जैसा मैं कहती हूं वैसा कर, समझी? कांता ऐसा ही करती है। इसके बाद राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे कांता, कितनी चोट आ गई तुझे। ओहो, अरे रागिनी, शिवानी, मीना, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ रे, देखो तो तुम्हारी सास को क्या हो गया। राधा की आवाज सुनकर कांता की तीनों बहुएं वहां आ जाती हैं। क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे कांता सीढ़ियों से गिर पड़ी, यहां जमीन पर पड़ी दर्द से चिल्ला रही थी। तुम लोगों ने ना सुनी इसकी आवाज एक बार भी? हैं? हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे जब सुनोगी तब तो सुनाई देगा ना। सीढ़ियों से लुढ़कती हुई सीधे नीचे आकर रुकी है, बहुत चोट आई है बेचारी को। लेकिन मौसी, माजी के शरीर पर तो कोई चोट दिख ही नहीं रही। वो खुली चोट नहीं है, गुम चोट आई है। क्यों कांता? हाँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? बुढ़ापे की हड्डियां हैं, इतनी आसानी से नहीं जुड़ती। लेकिन माँ जी की हड्डी टूटी कहाँ है मौसी? तुझे कैसे पता कि टूटी नहीं है? तू कोई डॉक्टर है क्या? अरे हाँ, डॉक्टर से याद आया कि मेरे बेटे का दोस्त बहुत अच्छा डॉक्टर है हड्डियों का। चल कांता, मैं तुझे लेकर चलती हूँ उसके पास। अरे नहीं नहीं राधा, रहने दे, मेरे बेटे आते ही होंगे, उनमें से कोई ले जाएगा मुझे। अरे जब मौसी इतना कह रही है तो चले जाइए ना। दोनों जेठ जी तो शहर से बाहर गए हुए हैं और ये थके हारे आएंगे ऑफिस से। मेरा मतलब है कि इन्हें पता नहीं कितनी देर हो जाए आने में। तो आप मौसी के साथ ही चले जाइए, यही ठीक रहेगा। और वैसे भी वो डॉक्टर मौसी जी की पहचान में है तो अच्छे से देख लेंगे आपको। क्यों मौसी? हाँ हाँ, चल कांता उठ जा, ये ले मेरा कंधा पकड़ के उठ। हाँ, आराम से। राधा कांता के पास जाती है और उसे सहारा देकर अपने साथ ले जाती है। तीनों बहुओं में से कोई भी ना तो उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और ना ही डॉक्टर की फीस को लेकर कुछ कहती है। घर से बाहर निकलने के बाद, देख लिया कांता तूने, तेरी एक बहू ने तेरे पास आकर तेरी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की। और तो और। राधा बस भी कर, ये सब करके होगा क्या? होगा, बहुत कुछ होगा। फिलहाल तू चल मेरे साथ। राधा कांता को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है और फिर शाम को अकेली ही कांता के घर पहुंचती है। वो कांता की तीनों बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि कांता के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। फिलहाल वो मेरे घर पर ही है। उसके पैर पहले से ही कमजोर थे और अब गिरने की वजह से हालत बहुत खराब है। कांता को कम से कम साल भर बिस्तर पर ही रहना होगा और उससे पहले उसके पैर में रॉड डाली जाएगी। बड़ा ऑपरेशन होगा, करीब 1 लाख तक खर्चा हो जाएगा। क्या कहा? 1 लाख? भाई हमारी हालत तो वैसे ही खस्ता है, बड़ी मुश्किल से बच्चों के स्कूल की फीस भरी है इस बार। झूठ क्यों बोलती हो दीदी? मैंने देखा है, आपने पिछले महीने नया सोने का हार बनवाया है। हालत तो हमारी खराब है, राशन पानी लाने तक के पैसे नहीं हैं। अच्छा, और बाहर जाकर पिज्जा खाने के पैसे हैं आपके पास? बताइए तो, पिछले हफ्ते नहीं गए थे आप लोग पिज्जा खाने? हाँ तो, तू तो है ना माँ जी की सबसे ज्यादा सगी, तू ही करा दे उनका ऑपरेशन। मैं कहां से करवाऊं? मेरा बच्चा छोटा है, दुनिया जहान के खर्चे हैं। वैसे मौसी, माँ जी का ऑपरेशन जरूरी है क्या? बुढ़ापा तो आ ही गया है उनका, अब चल फिर कर उन्हें करना ही क्या है? ज्यादा है तो एक व्हील चेयर खरीद देंगे उनके लिए। लेकिन एक बात साफ साफ कह देती हूँ, व्हील चेयर के लिए सबको पैसे मिलाने होंगे। हाँ हाँ, तो मिला देंगे, माँ जी के लिए कैसी कंजूसी, क्यों मीना? हाँ, यही सही रहेगा। वाह, क्या बात है। कांता, सुन लिया तूने? तेरी बहुओं ने कितना बड़ा उपकार किया है तुझ पर। तुझे व्हील चेयर पर बिठाने का इंतजाम कर दिया है इन्होंने। राधा की बात सुनकर कांता की तीनों बहुओं के चेहरे सुन्न पड़ जाते हैं। तभी कांता घर के मेन गेट से अंदर आती है। वो बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी बड़ी बहू रागिनी कहती है, अरे माँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक है। देखा मौसी, तुम तो बेकार ही बवाल काट रही थी। हमारी माँ जी में बहुत हिम्मत है, ऐसी वैसी चोटें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रागिनी कांता के पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कांता उसे खुद से दूर कर देती है और फिर गुस्से से कहती है,
नहीं रागिनी, अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। राधा तू ठीक कहती थी, ये परिवार नहीं है, बस एक दिखावा है। अच्छा हुआ जो मुझे अभी इस बात का एहसास हो गया, वरना अगर सच में मैं कभी बिस्तर पकड़ लेती तो न जाने मेरा क्या होता। और तुम लोग सुन लो साफ साफ, मैं जा रही हूं। गांव में जो कच्चा मकान है अब वहीं रहूंगी। जब दिल करे वहीं मिलने आ जाना। और हाँ, एक नई नौकरानी भी ढूंढ लेना अपने लिए। इतना कहकर कांता अपने आंसू पोंछती हुई अपने उसी घर से बाहर निकल जाती है जिसे उसने ही खड़ा किया था। लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो सुकून में थी। ऐसा सुकून जो उसे इतने सालों में कभी महसूस नहीं हुआ।